जिसने एक इंसान को बचाया, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। पुरानी आयत है जो हमने बहुत बार सुनी है और इसकी जो एक एग्ज़ाम्पल जो हमें मिलती है वो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ उससे रिलेटेड है, जो कि डे एंड नाइट लोगों की बेटरमेंट के लिए और लोगों की हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है वो पॉडकास्ट अरेंज की है टुडे विद आवर गेस्ट। Professionally, he has done his MBBS from Jinnah Medical and Dental College last year, I think, hopefully. और इसके साथ वो अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हॉस्पिटल में और उनका प्लान है स्पेशलाइजेशन वगैरह का भी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट मी इनवाइट माय गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर अनिक किरमानी। अनिक, Hello, Ramzan. सबसे पहले फॉर योर टाइम, it has been an honor to have a conversation with you today. अनिक, मुझे सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ ब्रीफली ऑडियंस को कि हु यू आर प्रोफेशनली और जो भी आपको रेलिवेंट लगता है। सबसे पहले थैंक यू रमज़ान फॉर हैविंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू। अच्छा, मैं प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और आगे इंशाल्लाह अपनी स्पेशलाइजेशन परसू कर रहा हूँ। सून आइदर कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट इंशाल्लाह सून अपनी स्पेशलाइजेशन परसू कर रहा हूँ। और लेट्स सी आगे अल्लाह ने क्या प्लान रखा है हमारे लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा अनिक, सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं कोविड-19 से। कोविड-19 आया था और दुनिया काफ़ी चेंज हो गई थी। तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन, सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्म्स हैं, वो सब की सब काफ़ी ज़्यादा जो है ना अफेक्ट हुई थी। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मेजर जो अफेक्ट आया था या मेजर जिस पे इन्फ्लुएंस पड़ा था डायरेक्टली कोविड का, वो मेडिकल था। हेल्थ केयर ले लो, नर्सेस ले लो, डॉक्टर्स ले लो, जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था। बिकॉज पेशेंट्स का उस वक्त जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गए थे और हॉस्पिटल्स में रखने की जगह भी नहीं थी, जिस तरह से न्यूज़ वगैरह स्प्रेड हो रही थी। मुझे बताओ कि बिफोर कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19 डॉक्टर या हेल्थ केयर के अंदर क्या मतलब चेंज आया है? पॉजिटिव चेंज आया है, नेगेटिव चेंज आया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? थोड़ा सा प्लीज इस पे हाईलाइट करना। वैसे तो कोविड-19 एक बिल्कुल आउटबर्स्ट की तरह आया जो सबके लिए एक सरप्राइज़ था। तो ये चीज़ हमारे लिए भी बड़ी एक शॉकिंग थी कि अचानक एक पल्मों की डिज़ीज़ आ गई है जो कि इतनी ज़्यादा एक एपिडेमिक स्प्रेड हो गई है, एक पूरा हर जगह फैल चुकी है। तो हुआ ये था कि हमारे पास यूजुअली इमरजेंसी के अंदर केसेस पहले आते थे जो डिपेंड करता है कार्डियक से लेके पेशेंट आइदर ड्राउजी होता था या इनकैफ के केस के अंदर होता था। फिर अचानक हमारे पास पल्मों के केसेस आना स्टार्ट हो गए विच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, इस दौरान हमने अपने प्रेशियस डॉक्टर्स, अपने प्रेशियस पैरामेडिकल स्टाफ को भी खोया है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमें भी हिट की है क्योंकि हम ज़ाहिर है हम सबसे पहले एक्सपोज हो रहे होते थे इस फील्ड के अंदर। तो हुआ ये है कि पॉजिटिव चेंजेस ये इसके अंदर आई है कि अब आवाम थोड़ी लिटरेट हो रही है, अपनी सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ना जान रही है कि उन्हें कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ों को उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ के अंदर इसने थ्रू आउट ऑल्दो शुरू के पीरियड काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल पीरियड थे हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल पीरियड थे, बट आफ्टर दैट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी इस चीज़ के अंदर और लोगों ने अपने आप को हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की कि हमें कौन-सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जो कि पहले लोग ध्यान नहीं दे रहे होते थे। तो जस्ट नॉट फ्रॉम कोविड-19 बट आराम-आराम से करके उनके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ थे, वो सारे के सारे रिज़ॉल्व होने लगे थे। तो ये चीज़ एक काफ़ी अच्छी हो गई थी, जो कि एक मैं पॉज़िटिव चीज़ लेता हूँ कि लोगों ने अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी ओवर अदर थिंग्स, जो कि काफ़ी काफ़ी एक अच्छी पॉज़िटिव चीज़ थी इस बारे में। सही। एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर अभी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एजुकेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा समझ लो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है हमारी लाइफ़ के अंदर। बिकॉज़ अभी जिस तरह से वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है, इकोनॉमी भी कुछ पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। तो इस वक़्त अगर मैं बात करूँ, अभी मैं 2023 में खड़ा हूँ और अगर एक स्टूडेंट आफ्टर इंटरमीडिएट या आफ्टर ए लेवल्स वो प्लान करना चाह रहा है मेडिकल का, तो मैं लास्ट मतलब कोविड की जैसे पहले की बात नहीं कर रहा, मैं अभी 2023 की बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 इयर्स या नेक्स्ट 10 इयर्स या नेक्स्ट 7 इयर्स आपको क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन स्पेशली एमबीबीएस वो एक स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा,
या आपको लगता है कि नहीं, इतनी एक्सपेंस देने के बाद या इतना बजट देने के बाद, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में जो है इसका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है लोगों की, इतना नहीं है परचेसिंग पावर लोगों का। तो उससे मतलब क्या लगता है कि अभी 2023 को कंसीडर करते हुए नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर एमबीबीएस की क्या वैल्यू होगी फॉर न्यू स्टूडेंट्स? हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया है कि हेल्थ और एजुकेशन वो फील्ड है जो कभी भी डाउन नहीं हो सकती। ये वो फील्ड है जो कि आगे जाके इम्प्रूव ही होती रहती है। तो वर्क तो ऑब्वियसली हमेशा रहती है। वर्ल्ड के अंदर नीड भी है हमारे पास मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की, क्योंकि जिस तरह आगे दुनिया जाती रहती है, हमारे हेल्थ केयर हम एडवांसेस तो होते रहते हैं, बट उतनी ही हमारे पास डेफिसिट होती रहती है लोगों की। डॉक्टर्स की डेफिसिट होती है, हमारे पास स्टाफ की डेफिसिट होती है, हमारे पास पैरामेडिकल वर्कर्स की डेफिसिट रहती है। तो इट्स गुड, बट बात परचेजिंग ज़्यादा पावर की आ गई, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ है, थोड़ी एक्सपेंसिव है ये फील्ड, बट इसका वर्थ हमेशा रहता है, क्योंकि आप यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हेल्थ। ये वो चीज़ है जो आप अपनी अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी हेल्थ या एजुकेशन को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो इस वजह से डिमांड हमेशा हेल्थ और एजुकेशन की रहेगी फील्ड के अंदर। एंड न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज़ है कि इफ़ और भी वेज़ हैं जो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ही, कि इफ़ यू आर कैपेबल, तो ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ील्ड एक्सपेंसिव रहे, फिर ये फ़ील्ड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डिंग हो जाती है। या अगर हम किसी से मतलब किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से हेल्प ले लेते हैं, तो भी वो फ़ील्ड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहती है। बट येस, ये फ़ील्ड हमेशा इंशाल्लाह हमारा तो हमेशा से बिलीव है कि हेल्थ और एजुकेशन कभी भी नीचे जाएगी नहीं है, इंशाल्लाह हमेशा आगे ही एडवांस होती रहेगी। एक और चीज़ जो इसी से रेलेवेंट है, जो मैं चाह रहा हूँ पूछना, वो ये है कि इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए बेस्ट जो है वो मेडिकल कॉलेजेस इस वक्त उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो कौन सी है कराची के अंदर स्पेशली? मैं पर्सनली, और इस बात से काफ़ी लोग मुत्तफ़िक भी होंगे कि हम मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह ग्रेड करना चाहेंगे कि नॉट जस्ट कि वो हमें सिखा क्या रही है, बट हमारे लिए और क्या-क्या चीज़ें वो कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं करूँ कि तो हमारे टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए ग्रूम कर रहे थे। वेदर दे वांट टू परस्यू देयर स्पेशलाइज़ेशन इन द करंट सिटी और वेदर दे वांट टू गो अब्रॉड। उनको दोनों ऑप्शंस के लिए प्रिपेयर रखा जाता था। उन्हें ये भी बताया जाता था कि कौन से रूट से आप कौन सी जगह पे जा सकते हैं और कौन-कौन से आप फील्ड्स हैं जो आगे जाके चूज़ कर सकते हैं। नॉट जस्ट टेलिंग अस कि हाउ द ह्यूमन बॉडी इज़ एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ यू हैव टू ट्रीट इट, नहीं, वो आपको एक-एक चीज़ के अंदर ग्रूम कर रहे होते थे कि आगे जाके आपके कौन-कौन सी फील्ड्स हैं, क्या-क्या करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस चीज़ पे भी ग्रेड करते थे कि उनके साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल है, उसके अंदर नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्ड एट दैट टाइम के कौन-कौन से पेशेंट्स हैं और कैसे-कैसे पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते थे कि हमें और फर्दर जो फैसिलिटीज़ होती थी वो प्रोवाइड क्या की जाती थी। नॉट जस्ट द टीचिंग फैसिलिटी, द एकेडमिक फैसिलिटी, द इक्विपमेंट वाले फैसिलिटी, ऑल द फैसिलिटीज़। इस हिसाब में मैं सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली जिसको हम आइडियल एक सिचुएशन रखेंगे, उसमें आइडियल हॉस्पिटल हमारे पास आगा खान हॉस्पिटल है, जो कि एक सैंपल सेट रखता है हमारे पास हमेशा से कि अच्छा हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या करता है, किस तरह ग्रूम करता है, अटैच्ड हॉस्पिटल्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर किस तरह की उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज़ वो हमें करवाते थे, जैसे बीएलएस, एसीएलएस के कोर्सेज़ वगैरह। सेकंड पे मैं हमेशा रखना चाहूँगा डाउ या लियाकत नेशनल को, माशाल्लाह ये दोनों बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं। एक सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसके अलावा फिर बाकी सारे हॉस्पिटल आ जाते हैं। बट मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि किसी तरह की भी आपके पास फैसिलिटी हो या किस तरह का भी आपका ऑर्गेनाइज़ेशन या इंस्टीट्यूट हो, आप पे पर्सनली एज़ अ स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सेल कर सकते हो। आपका टीचर या आपका जो मेंटर है वो आपको एक वक़्त तक आपको सिखा सकता है, उसके बाद आपकी पर्सनल एफर्ट्स पे आ जाता है। हमने काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर के डॉक्टर्स को देखा है जो माशाल्लाह यहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स से भी ज़्यादा अच्छे स्किल्ड वर्कर्स हुआ करते थे, कैपेबल हुआ करते थे, नॉलेजेबल हुआ करते थे, अपडेटेड हुआ करते थे। जो कि आप मतलब एक स्टीरियोटाइप है कि आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो सिटी से बाहर हैं, इंटीरियर्स पे हैं, वो इतना ज़्यादा रख सकते हैं। मगर ये स्टीरियोटाइप टूटा है काफ़ी प्रीवियस इन सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप ये टूटा है कि नहीं, एक आप एज़ अ पर्सन आप क्या चीज़ हो वो ज़्यादा मैटर करता है एज़ अपोज़ टू आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से पढ़े हो।
बट फिर भी अगर हम रखना चाहेंगे तो आगा खान माशाल्लाह सबसे बेहतर है, डाउ सिंध मेडिकल सबसे अच्छा है, जिन्ना सिंध मेडिकल, और इसके अलावा लियाकत मिशनल काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, ज़ियाउद्दीन काफ़ी अच्छे से हमारे पास रखता है। इसके बाद फिर अदर कॉलेजेस आ जाते हैं जिसमें भी आपको रेफरेंस आप रखो। ओके, मुझे एक चीज़ और जो इसी से रिलेटेड है वो ये कि नॉर्मली मुझे एक चीज़ समझ में आज तक नहीं कि इतनी एक्सपेंसिव मेडिकल की पढ़ाई क्यों है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ नर्सिंग तो वो भी रेंज में आ जाती है एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन के लिए, और मैं बात करूँ डी फार्मेसी वगैरह के लिए वो भी सब मेडिकल की फील्ड है इसी से रिलेटेड। तो वाई बीडीएस और एमबीबीएस, क्योंकि आपका एमबीबीएस से ज़्यादा वो है करेक्शन, तो मैं एमबीबीएस की बात करना चाह रहा हूँ कि एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी, स्पेशली मैं बात करता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो इतनी एक्सपेंसिव क्यों? पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने ये भी सुना है कि जैसे डाउ यूनिवर्सिटी है या कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, तो उनका जो है वो बेसिकली मेरिट का भी कोटा होता है और सेल्फ फाइनेंस का भी कोटा होता है। तो सेल्फ फाइनेंस वही आप फीस दे रहे होते हो और बहुत सारी चीज, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट करना। एक तो ये कि फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा मुझे बताना, दूसरा ये कि ये सेल्फ फाइनेंस का जो कोटा होता है इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है इसका सिस्टम? ठीक है। अच्छा, मेडिकल में बेसिकली डेंटिस्ट्री और एमबीबीएस की फील्ड इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 2 मेजर रीज़न्स की वजह से। एक थर्ड रीज़न है जो कि एक हाइपोथेटिकल रीज़न है, बट 2 मेजर रीज़न की वजह से ये है हम्म, कि एक तो जो प्रोफ़ेसर्स हमें पढ़ाने आ रहे होते हैं, दे देमसेल्व्स आर डॉक्टर्स एंड नॉट जस्ट डॉक्टर्स, दे प्रोफ़ेसर लेवल डॉक्टर्स। सो वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली उनकी एक एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा उनका हमारे पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, उनकी टीचिंग ओके एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट वाइज़ हमारे पास प्रोफ़ेसर्स डिवाइडेड होते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे प्रोफ़ेसर्स होंगे। तो जिस तरह के इंस्टीट्यूट के अंदर आपके पास जो प्रोफ़ेसर आ रहा है, वो अपनी जो फ़ी है वो चार्ज करेगा। तो जो इंस्टीट्यूट होता है उसको अपनी एक तो प्रोफेसर्स की फ़ी कवर कर रखनी होती है, और सेकंडली जो इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू ट्रेन अ डॉक्टर, वो इक्विपमेंट्स इन्हें प्रोवाइड करने होते हैं, नॉट जस्ट अ डॉक्टर बट फॉर द डेंटिस्ट्री एज़ वेल। वो इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं क्योंकि हमें ऑन पेशेंट भी सिखाया जाता है, हमें ऑन डमीज़ भी सिखाया जाता है, हमारे लिए डिफरेंट इक्विपमेंट के सेट्स भी आते हैं, जो कि खुद हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सेट्स होते हैं क्योंकि ये बनते भी इस तरह हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डमीज़ बन रहे हैं तो वो डमीज़ इस तरह बनते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ताकि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ह्यूमन बॉडी यू फर्स्ट प्रिपेयर ऑन द डमी। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक टू रेप्लिकेट अ ह्यूमन बॉडी ऑन अ डमी इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वो चीज़ इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। और फाइनली ये चीज़ होती है जो ये 2 रीज़न्स के बाद, क्योंकि आगे जाके आप एक डॉक्टर को ट्रेन कर रहे हो, जो एक हाइपोथेटिकल मैंने बात की थी कि हम्म, अगर आप एक डॉक्टर को ट्रेन कर रहे हो तो वो अ, ये एक हमारे अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो डॉक्टर आगे जाके अपने आप को कवर कर लेगा। तो यू कैन चार्ज व्हाटएवर यू वांट बेसिकली। इससे पहले हमारे पास एक पीएमडीसी हमारा एक लोग हमारी एक बॉडी थी जो कि इन सबको मैनेज करती थी। उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था कि आप कितना चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग आपके पास जो अटैच्ड हॉस्पिटल है उसमें बेड्स वगैरह कितने हैं, फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से आप अपनी एक मैक्सिमम फ़ी चार्ज कर सकते थे। बट ओके आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पीएमडीसी, पीएमसी आया तो ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये हट चुकी थी। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने अपने हिसाब से चार्ज करना स्टार्ट किया, जो कि उनको लगता था कि इतना हम चार्ज करना चाहिए हमें, जो कि इट ओके इट इट डिड नॉट डिपेंड ऑन कि आपके पास कितने बेड्स हैं हॉस्पिटल में, आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो उस पे डिपेंड नहीं कर पा रहा था। अब आ जाते हैं हम फ़ीस स्ट्रक्चर पे। फ़ीस स्ट्रक्चर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है। जब मैंने अपनी एमबीबीएस की थी तो मेरी एमबीबीएस की फ़ीस थी 650,000 अ ईयर। अब ओके जाके रीसेंट टाइम्स के अंदर 2023 के अंदर दैट्स अराउंड 1400,000 अ ईयर। तो दैट्स अ लॉट फॉर द मेडिकल पार्ट, क्योंकि 14 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। 14 से 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए 1 साल के। और प्राइवेट का कोटा, यस प्राइवेट का भी कोटा होता है हमारा। इस तरह से हम कोटा को डिवाइड रखते हैं कि हमारा एक एनटीएस का टेस्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम का एक टेस्ट होता है, जो कि हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले टेस्ट देते हैं। उसके अंदर सारे बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास बायो केमिस्ट्री आ जाएगा, हमारे पास केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, हमारे पास मैथ्स आ जाएगा, हमारे पास ये बेसिक आ जाता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। ये 4 साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे।
हमारे पास जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और पॉलिटिकल साइंसेज वगैरह में बेसिकली एक मिक्सचर होता है हमारा क्वेश्चंस का। आप उन क्वेश्चंस को पास करो, इसके बेसिस पे एक कोटा लिस्ट तैयार होती है कि ये हमारे टॉप के स्टूडेंट्स हैं, ये क्रीम है, जो कि आगे जाके अपने ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे वांट टू स्टडी इन गवर्नमेंट सेटअप ऑन दी उसके कोटा सिस्टम, और वेदर दे वांट टू मतलब मेरिट सिस्टम, कोटा मेरिट सिस्टम, और वेदर दे वांट टू गो इनटू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये उन पे डिपेंड करता है। तो हम्म। मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है उसके अंदर जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑन बेसिस ऑफ मेरिट आगे जाके डिवाइड होते हैं कि हमें कितने फी स्ट्रक्चर पे जाना है, जो कि अभी भी इवन इन 2023 दैट्स अराउंड 33,000 36,000 रुपीज a year कंपेयर ओके। टू 1400,000, दैट इज अराउंड 14 लाख रुपए। तो ये चीज तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाती है मेडिकल की, बट यू हैव टू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट ऑफ द एनटीएस सिस्टम, उसके बाद आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑन मेरिट लिस्ट पर जा सकते हैं। ओके, सही है। बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बताई चीज़ें, काफ़ी मुझे लगता है कि ऑडियंस को क्लियर होगा इस बारे में, स्पेशली ये जो क्योंकि फीस की वजह से काफ़ी लोग जो है वो, मैंने बहुत सारी दफ़ा सुना है कि मुझे करना था डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाया या नहीं बन पाई जस्ट बिकॉज लेके फीस अफोर्ड नहीं थी, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी क्लैरिटी हुई। अगर कोई बाहर जाता है डॉक्टर, स्पेशलाइजेशन से पहले या बाद में, या एक्सपीरियंस से पहले या बाद में, तो उसकी बाहर ग्लोबली डिमांड है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, स्पेशली स्पेशली जो न्यू हो, नॉट एक्सपीरियंस लाइक 10 ईयर्स, जो न्यू लाइक 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या बिल्कुल न्यू हो इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान की देखें डिमांड तो मैं नहीं कह सकता कि डिमांड कौन से डॉक्टर्स की ज़्यादा है, कौन से डॉक्टर्स की ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें सबको एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना होता है। आफ्टर यूर कंप्लीटेड द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ऑफ दैट कंट्री, आपको अलाउ होता है कि आप प्रैक्टिस कर सको, फिर आप एक इक्वल हम्म। होते हो उनके। तो इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू पास द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, तो फिर आप उनके इक्वल हो। फिर आप चाहे किसी भी नेशनैलिटी के हो, वो आपको अपने इक्वल समझते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप इतने केपेबल हो कि आपने हमारा एग्ज़ाम पास किया है, यू नो एवरीथिंग दैट आवर डॉक्टर्स डू, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफ़िनेटली हमारे पास अगर हम देखें कुछ नेशनैलिटीज़ हैं जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है, जैसे इंडियन डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर वेरी नॉलेजेबल, इनकी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड रखी जाती है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है सर्टेन रीजन्स के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हमने देखा है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स जब वेस्ट में जाते हैं, स्पेशली इन दी यूके और यूएसए, तो वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू दी जाती है कि हाँ, ओके। दे इन पाकिस्तान, दे हैव कंप्लीटेड अ लाइसेंसिंग एग्जाम, दे नो, बिकॉज़ क्योंकि अ, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की हैं, जिन्होंने वहाँ पे जाके अपना एक नाम कमाया, अपना एक अपने आप को प्रूव किया हम्म। कि हम क्या हैं, कैसे हैं। तो अब जाके हमारी अल्लाह का शुक्र है इन 2023 देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एज़ वेल। ओके। सही है, क्लैरिटी हुई। अच्छा, एक और चीज़, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा डॉक्टर्स की ब्रांडिंग के ऊपर है। जैसे हम लोग, जैसे हमारे बड़े हैं घर में, वो बताते थे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा आई का ऑपरेशन करवाना है, मोती का ऑपरेशन कराना है, तो हमको फरा डॉक्टर हमारे लिए रिकमेंडेड है, या तकरीबन सभी इनको उसके बारे में नाम बताते थे कि इसके पास आप चले जाओ AKU के अंदर, तो आपको ये कर देगा। अगर किसी का प्रेगनेंसी का या गायनोकोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। तो अभी ये तो पुराने डॉक्टर्स हो गए, समझ लो कि एक टीएड ही पूरा चेंज हो गया, एक जनरेशन ही पूरी चेंज हो गई है। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं, लाइक अभी रिसेंट में जो अभी न्यू स्टूडेंट्स कर रहे हैं, या कुछ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं ये ब्रांडिंग नहीं देखता हूँ कि जो न्यू लोगों के बारे में, ये कोई यंग डॉक्टर्स के बारे में कोई रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये इस चीज के लिए तो ये रिकमेंडेड है, आप इसके पास जाओ। तो ये इसकी क्या वजह है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या आप समझते हो कि नहीं इसके अलावा कोई और रीजन से एक्सपोजर शायद नहीं मिलता इतना? अब आजकल लोगों को कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है डॉक्टर्स के अंदर, ये कोई रीजन है या कोई और रीजन है इसके अलावा? इसके अंदर बेसिकली मैं इसमें भी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मल्टीपल रीज़न्स हैं जिस वजह से हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। हम्म। एक रीज़न तो आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब क्योंकि डॉक्टरी की फ़ील्ड पहले स्पेशलाइज़ेशन के अंदर इतनी लोग परस्यू नहीं करते थे स्पेशलाइज़ेशन को। अब स्पेशलाइज़ेशन हम्म। परस्यू करने लगे हैं, अब सब स्पेशलिटी की तरफ जाने लगे हैं। तो अब एक अगर आप डॉक्टरी करके निकलेंगे तो आपकी जो बेसिक एक एमबीबीएस की डिग्री है, वो इस तरह है जैसे आपके पास एक मैट्रिक की डिग्री है। तो
पहले ओके, जिस तरह मैट्रिक की काफ़ी ज़्यादा वर्थ रखी जाती थी कि आपने मैट्रिक की है, अब इस तरह ऑलमोस्ट वैसी डिग्री हो गई है कि एमबीबीएस की, कि अच्छा ये एक एमबीबीएस डॉक्टर है, हमें स्पेशलाइज़ेशन चाहिए। अब हम स्पेशलाइज़ेशन सब स्पेशलाइज़ेशन पे जा रहे हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली सैचुरेशन हुए जा रही है, सैचुरेशन को हमें इसी तरह काउंटर करना है कि हम आगे जाके फिर अपने आप को फर्दर स्पेसिफ़ाई करें कि हम कौन-सी स्पेशलाइज़ेशन में। सेकंड चीज़ ये कि अभी भी हमारे पास जो ब्रांडेड डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, हुँ, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास नॉलेज भी है, जो अपडेटेड भी हैं, वो अभी भी मार्केट के अंदर हैं। तो जो न्यू डॉक्टर्स आते हैं उनको इस वजह से मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद डॉक्टर्स हैं, वो उन्हें आउटशाइन कर देते हैं। तो ओके, बेसिकली एक अम्ब्रेला की तरह है कि जो हायर स्टेज के अंदर हैं, वो कवर कर रहे हैं उनको जो अभी-अभी निकले हैं। एंड अगर मैं अपने घर की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरे खुद के घर वाले उन डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड है। ऑल्दो वो रिसेंटली ग्रेजुएटेड है, उसकी क्लिनिकल नॉलेज अभी करंट में अपडेटेड होगी। उसकी बड़ी फ्रेश क्लिनिकल नॉलेज होगी, वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड होगा, बट फिर भी वो उनको प्रेफ़र करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा ओवर उनको जिनके पास क्लिनिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि हमारे इसके अंदर है कि जिनका नाम ऑलरेडी चल रहा है, उन्हीं को हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि हाँ, इनको हमने देखा हुआ है, इनको एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक तो ये चीज़ है। सेकंड चीज़ हमारे पास ये है कि अब डॉक्टर्स ने बेसिकली अपने आप को ब्रांड करना, अब दिस इज़ ऑल्सो अ फ़ील्ड जिसके अंदर आपको मार्केटिंग की बड़ी नीड होती है। आप एक दफ़ा, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैंने अपने हुँ, पर्सनली अपने सामने मैंने उन कार्डियोलॉजिस्ट को देखा है जो कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जो उनके पास 2 से 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होता है, उनके पास अभी फ्रेश ग्रेजुएशन की डिग्री भी होती है, मतलब कार्डियोलॉजी की वो भी होती है स्पेशलाइज़ेशन। बट उनके पास इतने पेशेंट्स आ नहीं रहे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू उनके पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं जिनके पास इतनी ख़ास ना क्लिनिकल नॉलेज मैं कहूँगा, ना उन्हें प्रॉपर्ली डील करना आता है, बट उनके पास क्योंकि उनका नाम होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से लोग उनके पास कार्डियोलॉजी को लेके जा रहे होते हैं। काफ़ी दफ़ा हमने इस तरह देखा है जिसके अंदर उस डॉक्टर की वो स्पेशलिटी ही नहीं है, बट वो फिर भी उन पेशेंट्स को डील कर रहा है, उन्हें हैंडल कर रहा है, एंड टू सम एक्सटेंट वो सही हैंडल कर रहे होते हैं डॉक्टर्स। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि आपको अपने आप को एज़ अ डॉक्टर मार्केट करना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को ये एज़ अ बिल्कुल डॉक्टर बहुत मार्केट वैलिड नहीं पॉइंट है ये। करोगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को एज़ अ डॉक्टर मार्केट नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ दूसरों को नहीं बताओगे, या आप अपनी एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं रखोगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप अपनी डिग्रीज़ दिखाओ, आप अपनी जो रिसेंट में आपने जो रिसर्चेज़ की हैं, आप वो दिखाओ, क्योंकि बिल्कुल एज़ अ पॉइंट। डॉक्टर हमें रिसर्च करना हम पे कंपल्सरी है एज़ अ डॉक्टर। हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च एवरी ईयर हमें करना लाज़मी है, अदरवाइज़ हम फ़ील्ड में कंपैटिबल नहीं रह सकते। तो आपने जो रिसर्चेज़ की, आप अपने आप को मार्केट करो। आप मार्केट नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो। आपका नाम नहीं होगा। तो ये 2 रीज़न्स हैं कि एक हमारे पास एक्सपीरियंस डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि आउटशाइन करते हैं उनको जो करंट डॉक्टर्स हैं, और सेकंडली करंट डॉक्टर्स को अपने आप को प्रॉपर्ली मार्केट करना नहीं आता कि उन्हें किस तरह से कौन-कौन सी जगहों पे अपने आप को शो करना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए। ये बात वैलिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि मैं भी क्योंकि ऑनलाइन का काम करता हूँ, तो ये अगर आप अपने को ऑनलाइन शो नहीं करोगे, प्रेज़ेंस शो नहीं करोगे अपनी सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि आज का ज़माना ऑनलाइन है। अभी पुराना वाला ज़माना नहीं है कि वर्ड ऑफ माउथ पे काम होता रहा, और अभी आजकल तो आपको अपनी ब्रांडिंग खुद करनी है, एज़ अ चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन के अंदर हो, तभी आप ग्रो कर सकते हो, वरना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आफ्टर कोविड-19 स्पेशली काफ़ी जो एआई के टूल्स और मैं समझता हूँ कि मशीन लर्निंग बहुत सारी चीज़ें अभी इस वक़्त आ गई हैं मार्केट के अंदर, और हर इंडस्ट्री को उसने कहीं न कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफ़ेक्ट किया है। मेडिकल सेक्टर को स्पेशली डॉक्टर के लेवल पे एआई ने क्या अफ़ेक्ट किया है? या अभी प्रोसेस में है, या अभी आपको लग रहा है कि अभी नहीं किया है लेकिन फ्यूचर में आफ्टर 2-3 इयर्स शायद है? क्योंकि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो हमारी इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफ़ेक्ट हुई है, और बैंकिंग की अगर बात करूँ तो वक़्त के साथ-साथ हो रही है, एटीएम मशीन जिस तरह से आ रही है, जिस तरह से जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, या बैंकिंग का काम ही बिल्कुल खत्म हो गया है, ना होने के बराबर। अगर आपको कोई साल में आप 1 दफ़ा जाते थे, पहले आप जैसे आप बैंक में पहले आप 2 डेज़, 3 डेज़ या वीक में 1 दफ़ा जाते थे, अब आप ईयरली जाते हो, वो भी शायद ना जाते हो। तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं।
तो एआई मेडिकल के अंदर, स्पेशली डॉक्टर के अंदर, क्या उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है? एआई का शुरू में हमें लगा कि एआई वो टेक ओवर द मेडिकल फील्ड एज वेल, वो ह्यूमन डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे एआई डॉक्टर्स, बिकॉज दे कैन बी नो सच थिंग एज स्पेसिफिक एज अ कंप्यूटर माइंड। वो प्रिसाइज, स्पेसिफिक और टू द पॉइंट चीज़ें रख सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम हुआ ये कि इवेंचुअली डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया, जिन्होंने एआई के ऊपर काम किया, कि एक ह्यूमन टच होना लाजमी है, क्योंकि यू हैव टू फील सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द पेशेंट। तो अगर आपको ट्रीट करना है, आपको इंटरवीन करना है, आपने सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना है या डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन की तरफ जाना है, तो यू कैन नॉट बीट द ह्यूमन माइंड। अब हुआ ये है कि इंस्टेड ऑफ एआई टेकिंग इट ओवर, अब एआई हमारी हेल्प कर रही है, दे आर असिस्टिंग अस। कुछ टाइम पहले एआई ने एक सर्जरी परफॉर्म की थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, कि एक रोबोटिक्स ने सर्जरी परफॉर्म की है ह्यूमन के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। बट इसका डाउन साइड ये था कि वो लर्निंग फेज था एआई का, और बहुत स्लो सर्जरी थी, जो कि अगर एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते तो इवन वो 3 टाइम्स फास्टर परफॉर्म कर लेते। अब रिसेंटली पिछले वीक की बात है कि इसी वीक की बात है अपेरेंटली, कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म की है वाया दी हेल्प ऑफ एआई। डॉक्टर एक बिल्कुल रिमोट कंट्री में थे, और जो पेशेंट थे वो एक बिल्कुल डिफरेंट कंट्री में अवेलेबल थे। तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स के डिस्टेंस के बावजूद एक माइनर सर्जरी, बट एक सर्जरी परफॉर्म की गई वाया दी हेल्प ऑफ एआई। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मैसिव अचीवमेंट थी हमारे लिए, कि अब हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा टूवर्ड्स के हमारे पास कौन से डॉक्टर्स, क्योंकि हर फील्ड के अंदर एक ना एक हमारे पास दी बेस्ट मौजूद है। हर एक स्पेशलिटी में, एक सब स्पेशलिटी में एक दी बेस्ट हमारे पास मौजूद है। एंड कभी कभार ऐसे केसेस होते हैं जो कि हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता, एंड वो कहते हैं कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रैवल करके जाना होता था डिफरेंट कंट्रीज़ में, कि आप उनका आप ओपिनियन लो, वो ऑपरेट करें। अब वाया एआई वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो इन दिस फील्ड हम इस तरह देख रहे हैं कि एआई ने हमें असिस्ट की है towards handling the patient, towards managing the patient, towards the intervention, as compared to उस चीज़ पे कि वो एआई हमें टेक ओवर करे। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही है, कि हम पेशेंट को बहुत ईज़िली अब हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, बिल्कुल गॉट योर पॉइंट। एक सवाल और जो कि थोड़ा सा एक वो है, इसके बाद फिर मैं थोड़ा कैजुअल क्वेश्चंस आ जाऊंगा। वो ये कि अगर एक पर्सन या एक स्टूडेंट अगर वो स्पेशलाइजेशन करता है, तो आज के ज़माने में कौन सी स्पेशलाइजेशन की डिमांड ज़्यादा है, नॉट ओनली लोकली बट ऑल्सो इंटरनेशनली? जैसे हार्ट सर्जरी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे एज अ, मैं हालांकि मेरा मेडिकल से ताल्लुक नहीं है स्पेशल, लेकिन मुझे लगता है कि हार्ट सर्जरी में लोग ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज़ जिसको है उसको भी हार्ट का केस हो रहा है बहुत बहुत। तो किन, अगर मैं टॉप 3 की बात कर लेता हूँ, तो किन 3 स्पेशलाइजेशन आपको लगता है कि इनकी डिमांड अभी और फ्यूचर में ज़्यादा है? हम बेसिकली इसे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि हमारी इसको बड़े लॉजिक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि हमें फर्दर भी, हमें खुद भी देखना होता है कि हम कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाएं, जिसकी आगे जाके भले अभी डिमांड ना हो, मगर जब तक हम ग्रेजुएट होकर निकलें उसकी डिमांड आराम आराम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो हम उसको, जब हमने इसके ऊपर, हम मेरे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने और हमने मिलके इसके ऊपर जब हमने रिसर्च की, तो थोड़ा बहुत हमें इस तरह से आइडिया हुआ कि आप इस तरह डिवाइड करें कि अब हमारी जनरेशन वो है जिन्होंने अपनी टीन फेज क्रॉस कर लिया है। अब हमारी जनरेशन आइदर लेट 20s या अर्ली 30s के अंदर हमारी जनरेशन है। ये वो जनरेशन है जिसके दो चीज़ें हैं, जिसके पेरेंट्स एक तो थोड़े एज हो रहे हैं और जिनके बच्चे हो रहे हैं। तो अब जो कमिंग जनरेशन, अब जो आएंगे वो हमारे बच्चों की जनरेशन है, जिसके अंदर अब जाके, अगर मैं वेरी अर्ली ऑन अगर मैं कहूँ, तो पीडियाट्रिक्स एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील्ड है, क्योंकि ओके। अब हमारी जनरेशन के बच्चे होना स्टार्ट होंगे तो पीडियाट्रिक्स की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और एक बड़ी ओवरलुक फील्ड होती है जिसको हम जीरियाट्रिक्स कहते हैं। ओके। जीरियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स वो दो फील्ड्स हैं जो हमारे दो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ को डील करते हैं। जीरियाट्रिक्स ओल्ड पेशेंट से डीलिंग करता है और पीडियाट्रिक्स न्यू पेशेंट से डीलिंग करता है, एज इन जो बच्चे होते हैं। और ओल्ड ओल्ड एज पेशेंट से जीरियाट्रिक्स डील करता है। जीरियाट्रिक्स अब दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी आगे जाके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब हमारे पेरेंट्स
उस एज के अंदर पहुंच रहे हैं कि अब वो सीनियर सिटीजन कहलाने जाने वाले हैं इन फ्यू ईयर्स। तो जीरियाट्रिक्स एक वो फील्ड है जो कि अपकमिंग फील्ड है, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उसकी पेशेंट्स इसके डॉक्टर्स अब इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे, तो जो पेशेंट्स को केटर कर सकें। थर्ड पे अगर हम देखते हैं तो कुछ अभी भी हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उस फील्ड को अभी भी हम एक अच्छी प्रायोरिटी देते हैं, जिसमें वेस्कुलर सर्जरी है। वेस्कुलर सर्जरी वो फील्ड है जिसके अंदर आप वेसल से डील कर रहे हो, तो ब्लड वेसल्स से। तो ओके। आप उन टाइनी ब्लड वेसल्स को आप डील कर रहे हो, तो जो कि सर्जन भी हाथ डालते हुए सोचता है कि यार इसको हम नहीं डील कर सकते। तो वेस्कुलर सर्जरी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, तो इसके लिए डिमांड भी फिर उतनी ही ज़्यादा है कि हम इसके अंदर हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। पीडियाट्रिक सर्जरी एक वो फील्ड है जिसके अंदर अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस काफ़ी ज़्यादा हैं बट पीडियाट्रिक सर्जन्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम है। कार्डियोलॉजी ओके। जिस तरह आपने बताया, ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फील्ड है। अगर हम अपनी ही जनरेशन को देखें, तो वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग का एक फ़ेज़ अभी भी है कि उन्हें फ़ास्ट फ़ूड चाहिए, मैकडॉनल्ड्स उन्हें खाना है, केएफसी उन्हें खाना है, इन एंड आउट उन्हें खाना है, जो बेसिकली टाइम बचा सके। बट इन फ़ास्ट फ़ूड्स की वजह से या बिंज ईटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा अब हमारे पास डायबिटीज़ के केसेज़ आ रहे हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो एक डॉक्टर है जिसकी आगे जाके डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि क्योंकि आजकल तो बच्चों के डायबिटीज़ अंदर और भी कॉमन हो गया हाइपरटेंशन बहुत। बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत इवन ज़्यादा। हमारे साउथ ईस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, दैट इज़ ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहने लगी हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की आगे जाके डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है इन दी अपकमिंग टाइम्स, क्योंकि इन पेशेंट्स को हमारी जनरेशन को ही हमें डील करना पड़ेगा, जिन्होंने ओवर ईटिंग की है या जिन्होंने इल मैनर्ड ईटिंग की है। तो उसके हुँ। लिए फिर हमें इन फील्ड्स की, जो अगर मैं लॉजिकली डिवाइड करूँ, तो इन फील्ड्स की अभी भी हमारे पास डिमांड इंशाल्लाह आगे जाके बढ़ेगी। ओके। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात हुई। अच्छा, अब कैजुअल में बात कर लेता हूँ। 2-3 सवाल है कैजुअल। मैं चारों अब मैं एज़ अ डॉक्टर पूछ रहा हूँ, सही? हुँ, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि पाकिस्तान के अंदर सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझे बुखार हुआ तो मैंने पैराडोल ले ली, सही। मुझे पेट में दर्द हुआ तो मैंने कोई और मेडिसिन ले ली। अब इसके बिल्कुल। हम ले तो लेते हैं, ठीक है, कुछ सब एक्सटेंड हम सही भी हो जाते हैं, कभी होते हैं, कभी नहीं होते। नहीं होता तो वर्स्ट सिचुएशन होती है तो डॉक्टर के पास विज़िट कर लेते हैं। इसके हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम तो एज़ अ डॉक्टर नहीं, हम तो एज़ अ लेमैन ले रहे होता है ना चीज़ें। तो इसके हमारी बॉडी के अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? मतलब ये हमें रिकमेंडेड है, लेनी चाहिए, या अगर हमें ज़रा-सा भी कुछ हो तो हमें डॉक्टर के साथ विज़िट करनी चाहिए? बिकॉज़ मुझे पता है कि नॉर्मली हमारा यही है बिलीफ कि अगर डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो एक बीमारी के चक्कर में 3 बीमारी और निकालेगा हमारी, कि ये भी आप करा लो टेस्ट, ये भी करा लो, ये भी करा लो। सही बात है। तो जो है वो लोग इस वजह से, मुझे भी अपनी भी इंक्लूडिंग मी, यही होता है कि सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो, तो आपने गोली खा के मैनेज कर लिया। कभी हो भी जाता है सही, कभी नहीं होता। तो एज़ अ सेल्फ मेडिकेशन हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली हमारी हेल्थ के अंदर, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है? प्लीज़ इसको थोड़ा-सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी इसके अंदर मिसाल दी है। तो होना ये चाहिए कि इन रीसेंट टाइम्स ना हमने ये चीज़ एक प्रैक्टिस देखी है जो कि बहुत पहले हमारे पास थी, बट अब वो रिसेंट में प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है। वो ये कि अब पहले ना मेडिकल फ़ील्ड के जितने भी वर्कर्स होते थे, चाहे वो मेडिकल चाहे पैरामेडिकल स्टाफ़ हो, वो लिटरेट करते थे अपनी आवाम को कि आपने कौन-कौन सी कंडीशंस में हमारे पास आना है और कौन-कौन सी कंडीशंस ऐसी है जो आप खुद घर में ट्रीट कर सकते हो। जो हमने कोविड में देखा कि ये चीज़ एक प्रैक्टिस वो है जो वापस आई, जिसमें डॉक्टर्स ने और जो हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ़ है उन्होंने खुद कहा कि इन-इन कंडीशंस के अंदर आप सेल्फ मेडिकेशन लीजिएगा, घर पे बैठिएगा और इन-इन कंडीशंस में आपने हमारे पास रश करके आना है कि आपकी कंडीशन खराब हो रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वायरल है किसी को, तो वायरल के अंदर अगर आप हमारे पास भी आते हो, मतलब डॉक्टर के पास भी आते हो, तो वायरल की हम ऑफ़िशियली ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते अनलेस हमें लगता है कि सुपर एडेप्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। वायरल की ट्रीटमेंट जिस तरह हम देते हैं वो ये देते हैं कि आप मल्टीविटामिन्स लो, अपनी डाइट अच्छी रखो, वायरल का जो टाइम पीरियड है वो अपना कंप्लीट करके वायरल खुद चला जाएगा। चाहे वो नज़ला ज़ुकाम हो, खाँसी हो, सर में हुँ। दर्द हो रहा हो, ये वायरल के बेसिक सिम्पटम्स होते हैं। तो ये अगर आप खुद भी घर में ट्रीट करें कोई इश्यू की बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर अब हमारी जनरेशन के अंदर एक चीज़ है वो ये है कि हम गूगल करते हैं अपने सिम्पटम्स और गूगल करते हैं जब हम अपने सिम्पटम्स को पता चलता है, गूगल हर चीज़ में ना एंड में डेथ दिखा देता है। सर में दर्द हो रहा है, आपको कैंसर है, आपको कहीं उल्टी जैसा हो रहा है, 2 दिन में आप मरने वाले हो। तो बेसिकली ये तो एक वो है, हम एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं बट होता ये है कि इस तरह काफ़ी हमने पेशेंट्स को देखा है जो कि
अपनी डायग्नोसिस लेके हमारे पास आ रहे होते हैं कि हमें सही। ये है। भाई आपको कैसे पता चला आपको ये? हमने गूगल किया, हमारे सिम्पटम्स ये आ रहे थे। तो वो सेल्फ मेडिकेशन भी लेते हैं टू एन एक्सटेंट। अब सेल्फ मेडिकेशन कुछ चीज़ों में अच्छी है और कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं है। किन चीज़ों में हुँ, सेल्फ मेडिकेशन अच्छी है? आपने रूल ऑफ 3 डेज़, मेरा पर्सनल एक बड़ा बेसिक उसूल है। वो ये कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपने दवाई खाई, 1-2 दिन में कंडीशन बेटर हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 3 डेज़, तो आपको फिर आप भले डॉक्टर के पास ना आओ, सिम्प्टोमेटिक ट्रीट करो, हो सकता है वो एक्यूट इन्फेक्शन हो, ऑटोमेटिकली खुद बेहतर हो जाए। मगर आफ्टर 3 डेज़ अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, ये मेरा पर्सनल एक रूल है, आपको लग रहा है आपकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, आपकी कंडीशन वर्स हो रही है या स्टैग्नेंट है उसी जगह पे जहाँ पे आपकी पहले कंडीशन थी, तो आप डॉक्टर को दिखाओ। अदर देन दैट, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अब हमारा एक फ़र्ज़ है एज़ अ डॉक्टर कि हम पेशेंट्स को खुद समझाएँ एक-एक चीज़ के बारे में कि देखें ये मेडिकेशन इस चीज़ से रिलेटेड है, ये मेडिकेशन इस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी ये कंडीशंस हो सकती हैं किसी भी बीमारी में, जो कि आपको खुद पता होनी चाहिए कि इन कंडीशंस पे मैं क्या करूँ और किन कंडीशंस के ऊपर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। सबसे ज़्यादा जो मिसकॉन्सेप्शन एक है वो है एंटीबायोटिक्स का। आज की आवाम को कॉन्सेप्ट नहीं अंदाज़ा, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एंटीबायोटिक्स का असल में काम क्या है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो ये नहीं पता कि मेट्रोनाइडोज़ोल जो कि हमारी एक एंटीबायोटिक है, जो कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया को ट्रीट करती है, वो फ्लैजिल के नाम से आती है। लोग फ्लैजिल को एज़ अ एंटीबायोटिक कंसिडर नहीं करते, वो समझते हैं कि उल्टी मोशन हो रहा है, हम फ्लैजिल खा सकते हैं। अब एंटीबायोटिक का इसका एक बहुत अ, बड़ा नुकसान हमारे पास अब जो हमें फ़ील हो रहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, वो ये कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स की कमी हो रही है, जो कि एक बहुत थ्रेटनिंग कंडीशन है ह्यूमन रेस के लिए। सिर्फ़ साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन है ये। अब हमारे पास बैकअप में कुछ 1 या 2 या 3 एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि पड़ी हैं जिससे बैक्टीरिया की रेज़िस्टेंस नहीं है। अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लेट्स से पेट खराब हुआ, फ्लैजिल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी का पेट खराब हुआ, हुँ, उन्होंने फ्लैजिल खाई, 1 या 2 गोली फ्लैजिल की खाई, तबीयत बेहतर हो गई, उन्होंने फ्लैजिल की गोली छोड़ दी। अब हुआ ये कि एंड इन द मीन टाइम उसने फ्लैजिल ने अपना असर करना शुरू किया, बट क्योंकि फ्लैजिल एक एंटीबायोटिक थी, एंटीबायोटिक को हमने पूरा टाइम पीरियड नहीं दिया, दैट इज़ आइदर 5 डेज़, 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, जो भी हम कंडीशन के हिसाब से एंटीबायोटिक का एक टाइम पीरियड देते हैं, हमने उसको वो टाइम पीरियड दिया नहीं। कंसिडरिंग उसमें से 1 या 2 जरासीम थे पेट में जो बच गए। अब वो जो जरासीम बच गए हैं, बैक्टीरिया का एक बहुत बैक्टीरिया ने अपने आप को इवॉल्व किया है, वो उसको हम इस तरह कहते हैं कि वो जो जरासीम बच गए, अब वो फ्लैजिल से नहीं मरेंगे। अब हुँ, वो रेज़िस्टेंस पैदा कर चुके हैं फ्लैजिल से। अब अगर आपको उसी जरासीम ने कभी तंग किया आगे जाके, तो आपको फर्दर कोई और एंटीबायोटिक ट्राई करनी पड़ेगी। जिस चीज़ को हम आज के दौर में कल्चर का टेस्ट कहते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट कहते हैं, सीएस का जो हम टेस्ट कहते हैं, हर चीज़ में हम कल्चर करवाते हैं। ब्लड कल्चर होता है, यूरिन कल्चर होता है हमारे पास, स्प्यूटम कल्चर होता है। सही। कल्चर एंड हाँ, सेंसिटिविटी के टेस्ट में हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन-कौन सी एंटीबायोटिक से हमारे बैक्टीरिया टारगेट हो सकते हैं, वो मर सकते हैं। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि अब जाके हमारे पास सुपर बैक्टीरिया आ रहे हैं। सुपर बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जिनके पास मल्टीपल ड्रग रेज़िस्टेंस होती है। मल्टीपल से मुराद उनके पास एटलीस्ट 15, 16, 17, 18 ड्रग्स से भी रेजिस्टेंस होती है। दैट इज़ अ वेरी थ्रेटनिंग पार्ट कि वो अगर बैक्टीरिया किसी को लग गया तो वो किसी दवाई से नहीं मरेगा। मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सुपर बैक्टीरिया अपनी फील्ड के अंदर देखे हैं जिस पे हम बड़े कॉशन ले रहे होते हैं कि अब इस चलो अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट की डेथ भी हो गई, हम डेड बॉडी का क्या करेंगे? क्या हम उसे बरी करेंगे? क्या हम उसे इंसिनरेट करेंगे? हम किस तरह उस सुपर बैक्टीरिया को एलिमिनेट करें कि वो सुपर बैक्टीरिया फर्दर उनकी फैमिली को या हमें आगे जाके इन्फेक्ट ना करे। तो ये भी एक बड़ा ए एंटीबायोटिक्स एक वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें एज़ डॉक्टर्स हमें चाहिए कि हम आवाम को ट्रीट करें, हम आवाम को वो करें एजुकेट करें कि हमें क्या बिल्कुल। किस तरह एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, क्या एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, कौन-सी एंटीबायोटिक का किसमें रोल है। ताकि अगर वो सेल्फ मेडिकेशन करते भी हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, तो वो आगे जाके अपने आप को प्रिवेंट कर सकें इस चीज़ से कि सुपर बैक्टीरिया ना बने। सही। बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी हो गई स्पेशली सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से क्योंकि ये कॉमन चीज़ है तो मैं चाह रहा था कि ये इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे क्योंकि काफ़ी टाइम भी नहीं लूँगा ज़ाहिर है आपकी भी सर्विसेज वगैरह।
सिर्फ मैं लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज एन अल्टरनेटिव ऑफ एमबीबीएस कौन सी फील्ड इस वक्त डिमांडिंग है इन मेडिकल? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं थी, जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये तो एक फील्ड है जो मुझे लगा कि थोड़ा सा अभी हाईलाइट हो गई काफ़ी, लेकिन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम, लेकिन अगर किसी को मेडिकल में ही जाना है और हेल्थ केयर में ही जाना है, लेकिन वो ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज या ड्यू टू अदर सर्कमस्टेंसेज वो, या उसकी जो डिजायरिंग कॉलेज है उस पर उसका नहीं हो पा रहा एडमिशन, तो what alternatives he or she can pursue if not MBBS then? इफ नॉट एमबीपीएस, हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। डेंटिस्ट्री बड़ी अच्छी फील्ड है, लोग बहुत ज़्यादा उसको ओवरलुक करते हैं डॉक्टरी से, कि नहीं डॉक्टरी जाना है, डेंटिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाना है। डेंटिस्ट्री एक बड़ी अच्छी फील्ड है। हमारे पास फार्माकोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है, डी फार्म के हमारे पास Okay. डॉक्टर्स आ रहे हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छी फील्ड है। फिजियोथेरेपी के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अब, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाके परफॉर्म कर रहे हैं। स्पीच थेरेपी जिस तरह आपने कहा, तो लिंग्विस्टिक्स की जो मेडिकल फील्ड है वो बड़ी अच्छी है, जिसके अंदर वो नॉट जस्ट प्रॉपर स्पीच थेरेपी दे रहे हैं हमें, वो बल्कि एक, अगर आप अर्ली चाइल्डहुड के फेज से किसी बच्चे को भेजो तो उनकी जो स्पीच है, इवन तो वो नॉर्मल होती है, बट उनकी स्पीच अगर आप किसी इस तरह के पर्सन के पास, स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजो, तो उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो एक फ़ेज़ है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है, जिसके अंदर मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ील्ड है इससे Hmm. रिलेटेड। हमारे पास टेक्नीशियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। ऑपरेशन Okay. थिएटर के टेक्नीशियंस हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास ब्लड के टेक्नीशियंस आ रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे मेजर टेक्नीशियंस अब आ रहे हैं, जिनका हाथ माशाल्लाह सर्जन जितना हाथ उनका सेट होता है जब टेक्नीशियंस की बात होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फ़ील्ड है अगर आप ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन की तरफ जा रहे हैं, ओटी टेक्नीशियंस की तरफ। हमारे पास एक बड़ी अपकमिंग फ़ील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ील्ड है, वो बायोटेक हमारे पास बड़ी अच्छी फ़ील्ड है, Okay. जो कि आगे जाके, क्योंकि एआई, सिंस द एआई विल बी हेल्पिंग डॉक्टर्स आउट, तो उसको डेवलप करना, उसको मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना एक बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट एक चीज़ हो जाएगी, जो कि हर कोई नहीं कर पाएगा। सिर्फ़ जो बायोटेक के पीपल हू आर एक्सपर्ट इन दैट, वो ही डील कर पाएँगे। तो एक ये बहुत एक अच्छी अपकमिंग फ़ील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हो इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द मेडिकल फ़ील्ड। Okay. Uh, Thank you, Ari, for your time. और it has been really very fruitful conversation. और मुझे लगता है कि काफ़ी हमारे कॉन्सेप्ट्स एमबीबीएस से रिलेटेड और इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन से रिलेटेड और जो भी हमारे इश्यूज जो हम लोग एग्जिस्ट हो रहे हैं वो मैंने डिस्कस किए, कोशिश की मैंने काफ़ी पॉइंट्स कवर करने की। थैंक यू फॉर योर टाइम और थैंक यू। थैंक यू। और मुझे लगता है कि इस कन्वर्सेशन के बाद अगर जो वो लोग जो वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो कि मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं या वो आ गए हैं और क्लैरिटी नहीं है उनकी कि वो कहाँ परस्यू करना चाहिए, कहाँ वो देख रहे हैं अपने आप को, तो आई थिंक अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उनके लिए ये वैल्यू एडिशन होगी। थैंक यू फॉर योर Thank टाइम। you so much for थैंक having me. Thank you. यू। Thank you.